अध्याय 1 नंबर 4 ब्राइट एवेन्यू। अनुवादक रेनबो से 7N। संपादक मिसाकी याता। गुणवत्ता जांचकर्ता क्रिसिस एनुशी पर संपादित और पुनः पोस्ट किया गया। चंद्र कैलेंडर के अनुसार यह 15 जुलाई थी और आकाश अभी भी उदास था। रात्रिचा बिल्लियां, चाहे बड़ी हो या छोटी, सभी अपने विश्राम स्थलों पर लौट आई हैं। ड्रैगन सिटी के चौड़े रास्ते में भी सब कुछ बेहद शांत लग रहा था। केवल झाड़ियों से कभी कभार किसी कीड़े की भिनभिनाहट मायावी और हतप्रभ प्रत्याशा के साथ बढ़ जाती थी। रात के 2:30 बज रहे थे। सुबह की ओस जम गई थी और हवा नम थी। ये गीला और चिपचिपा था। शायद ये हवा थी, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था मानो एक कोने में कोई छाया छिपी हो। जब कोई सड़क पर चलता था तो ऐसा लगता था मानो पीछे से कुछ लगातार चमक रहा हो। वर्तमान में गुओ चांगचेंग ने खुद को नोटिस का दस्तावेज लेकर नंबर 4 ब्राइट एवेन्यू में प्रवेश करते हुए पाया। गुओ जब छोटा था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका रूप औसत दर्जे का था और उनका चरित्र अंतर्मुखी और काया था। इतना कहना काफी होगा कि वह जन्म से ही सक्षम नहीं था। सौभाग्य से उसकी 2 चाचियां उसके प्रति बहुत अच्छी थीं। उन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक होने तक उसकी देखभाल की। दुर्भाग्य से गुओ किसी भी प्रकार की कल्पना पर खरा उतरने में विफल रहा। उन्हें एक निम्न स्तर के विश्वविद्यालय से स्नातक करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जहां औसत ग्रेड प्राप्त हुए थे। अब भी वयस्क होने के बावजूद जब भी वह किसी अजनबी से मिलता था तो उसकी जुबान बंद हो जाती थी और वह डरा हुआ रहता था। जैसी कि उम्मीद थी, गुओ को नौकरी नहीं मिली। स्नातक होने के बाद उन्होंने लगभग 1 वर्ष घर पर सुस्ती में बर्बाद कर दिया। आखिरकार जब उनके चाचा को सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया तो उन्होंने अपने कमजोर भतीजे को नौकरी दिलाने के लिए कुछ संबंधों का उपयोग किया। और इसलिए गुओ ने सोचा कि उसका भविष्य 9 से 5 बजे तक वर्दी में काम करना, महत्वपूर्ण लोगों के लिए चाय बनाना और जब भी वह खाली हो तो सॉलिटेयर खेलना शामिल होगा। ऐसा तब तक था जब तक उन्हें यह विचित्र भर्ती सूचना नहीं मिली। जब नोटिस आया तो गुओ को लगा कि किसी तरह की गलती हुई है। बड़े लाल अक्षरों में लिखे नोटिस में कहा गया है, कॉमरेड गुओ चांगचेंग, बधाई हो, इसलिए आपको हमारे विभाग द्वारा भर्ती किया गया है। यहाँ आप औसत से अधिक वेतन के साथ एक राष्ट्रीय सिविल सेवक के उपचार और स्थिति का आनंद लेंगे। साथ ही आप पर लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी भी रहेगी। हम आशा करते हैं कि आप हमारे देश और समाज की भलाई के लिए जुनून और महत्वाकांक्षा दोनों के साथ कड़ी मेहनत करेंगे। कृपया ये नोटिस और अपना पहचान पत्र लाएं और 31 अगस्त 15 जुलाई चंद्र कैलेंडर को 2:30 बजे हमारे कार्यालय में रिपोर्ट करें। हमारा पता मानव संसाधन विभाग 1F नंबर 4 ब्राइट एवेन्यू। मैं इस अवसर पर अपने सभी कर्मचारियों की ओर से हमारे नए साथी के रूप में आपका स्वागत करना चाहता हूं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय विशेष जांच इकाई DD/MM/YYYY। आमतौर पर जब कोई इस तरह का अजीब रिपोर्टिंग समय देखता है तो वे उम्मीद करेंगे कि यह कोई टाइपो त्रुटि है और संभवतः पुष्टि के लिए कॉल करेंगे। लेकिन गुओ एक असामाजिक संघ की व्यक्ति होने के कारण उसे टेलीफोन फोबिया का एक अजीब मामला था। यहाँ तक कि फोन करने के ख्याल से भी उसकी पूरी रात नींद उड़ी रही और इसलिए उसने कभी फोन नहीं किया। फिर गुओ ने एकदम सही योजना बनाई। वह पूरी रात जागेगा और सुबह 2:30 बजे नंबर 4 ब्राइट एवेन्यू जाएगा। अगर वहाँ कोई नहीं होता तो वह कुछ ही दूरी पर स्थित मैकडॉनल्ड्स में एक झपकी ले लेता और फिर दोपहर 2:30 बजे वापस आ जाता। उन्होंने सोचा कि इन दोनों समयों में से कोई एक सही समय होगा। चूंकि इस समय मेट्रो सेवा से बाहर थी, गुओ के पास गाड़ी चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने जीपीएस की मदद से संघर्ष करते हुए आखिरकार वह जगह ढूंढने में कामयाब हो गया। नंबर 4 ब्राइट एवेन्यू वास्तव में इतना उज्जवल नहीं था, बल्कि एक एकांत आंगन में छिपा हुआ था। प्रवेश द्वार पर झिझकते हुए गुओ कुछ देर के लिए रुका और फिर अपने फोन की टॉर्च चालू कर दी। फिर उसे हरे भरे जापानी आईवी के नीचे एक छोटा सा चिन्ह मिला जिस पर इमारत का नंबर लिखा था। चिन्ह के नीचे चट्टान पर एक छोटी सी नक्काशी थी जिस पर लिखा था विशेष जांच इकाई। इसके नीचे एमपीएस सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय का प्रतीक भी था। आंगन वनस्पति से लहलहा रहा था। कार पार्क के ठीक सामने जापानी पैगोडा पेड़ों की एक कतार थी जो एक छोटे से उपवन का निर्माण कर रही थी। पेड़ों के बीच एक संकरा रास्ता था जो एक छोटे स्वागत कक्ष और एक पुराने कार्यालय भवन की ओर जाता था। छोटी सी झोपड़ी में लाइटें जल रही थीं और उसके अंदर एक वर्दीधारी आकृति देखी जा सकती थी। अखबार पढ़ते समय व्यक्ति ने सर्विस कैप पहन रखी थी। गुओ ने एक गहरी सांस ली और घबराहट से पसीना बहाने लगा।
बिना ये सोचे कि इस समय रिसेप्शन कार्यालय क्यों खुला रहेगा। मैं एक नई भर्ती के रूप में रिपोर्ट कर रहा हूँ, यह मेरा सूचना पत्र है। मैं एक नई भर्ती के रूप में रिपोर्ट कर रहा हूँ, यह मेरा सूचना पत्र है। मैं एक नई भर्ती के रूप में रिपोर्ट कर रहा हूँ, यह मेरा सूचना पत्र है। वो फिर भी एक ही स्थान पर टिके हुए ने अपनी पंक्तियां ऐसे दोहराई जैसे कि वह एक स्कूली छात्र हो जो परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। आखिरकार उसने अपना साहस जुटाया और कांपते हुए स्वागत कक्ष की खिड़की पर दस्तक दी और धीरे से बुदबुदाया, मैं एक नए नोटिस के रूप में रिपोर्ट कर रहा हूँ। यह मेरा लेटर रिक्रूट है। क्या? रिसेप्शन पर हतप्रभ अधेड़ उम्र के व्यक्ति से पूछा। वह गड़बड़ है, वह इतनी सरल पंक्ति को कैसे गड़बड़ कर सकता है? लगभग आंसुओं में डूबा उसका चेहरा बैंगनी रतालू जैसा दिखने लगा। सौभाग्य से उस आदमी ने नोटिस पत्र देखा और उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ किस लिए आया था। ओह, आप नए हैं, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? ओह, मैं इसे देख रहा हूँ, लिटिल गुओ। ओह, पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ कोई नवागंतुक नहीं आया है, तो ये कैसा चल रहा है? मुझे लगता है कि यह जगह थी, क्या इसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। बू ने राहत महसूस करते हुए सहमति में सिर हिलाया। उन्हें मिलनसार और उत्सुक लोगों से मिलना पसंद था। दूसरा व्यक्ति जितना अधिक बातूनी होगा, उसे उतना ही कम कहना पड़ेगा। तो यह आपका पहला दिन है। मैं आपको बता दूं, आप आज बेहद भाग्यशाली हैं। ऐसा ही होता है कि हमारे चीफ आज रात यहाँ हैं। आइए, मैं आपको सभी से मिलवाता हूँ। बू एक पल में तनावग्रस्त हो गया, खुद को बिल्कुल भी भाग्यशाली महसूस नहीं कर रहा था। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। घबराहट पैदा करने वाले अनुभव ने उसकी कम बाजू की शर्ट को पसीने से लथपथ कर दिया, जिससे धीरे धीरे उसकी पीठ पर एक विश्व मानचित्र बन गया। चीफ झाओ ने बहुत संयमित हंसी उड़ाते हुए स्वाभाविक रूप से गुओ को कंधे पर थपथपाने के लिए अपना हाथ उठाया। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे सभी सहकर्मी बहुत अच्छे और मिलनसार हैं। चूंकि यह आपका पहला दिन है, मुझे वास्तव में चलना चाहिए, आप आसपास हैं। लेकिन आप देखते हैं, आज एक विशेष दिन है और हम बेहद व्यस्त हैं, इसलिए कृपया महसूस न करें कि हम वंचित हैं। हम कुछ समय बाद आपके लिए एक स्वागत पार्टी आयोजित करेंगे। खैर, यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या ये सुविधाजनक समय है? इसके बारे में क्या ख्याल है? ओल्ड वू आपको हमारे मानव संसाधन प्रबंधक वांग झेंग से मिलने के लिए अंदर लाएगी। वह रोजगार प्रक्रियाओं में आपकी मदद करेगी। उसके बाद आप वापस जा सकते हैं और कुछ आराम कर सकते हैं और कल सुबह वापस आ सकते हैं। क्या यह अच्छा लगता है? हालांकि गुओ को डर था कि वह मूर्ख दिखाई देगा, उसने अपने प्रश्न खुद पर छोड़ दिए और सिर हिलाया। ओल्ड वू ने आगे कहा, मैं आमतौर पर रात की पाली में काम करता हूँ, एक अन्य सहकर्मी दिन में रिसेप्शन का प्रबंधन करता है। मुझे लगता है कि हमें वास्तव में भविष्य में एक दूसरे को ज्यादा देखने का मौका नहीं मिलेगा। क्या आपने अभी स्नातक किया है? किस विश्वविद्यालय से? क्या आपने पढ़ाई की? गुओ ने शर्मनाक तरीके से अपनी निराशाजनक और कमजोर शैक्षणिक उपलब्धियों को स्वीकार किया और मच्छर की आवाज में कहा, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, फिर भी आप अभी भी एक विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। मुझे शिक्षित युवा लोग पसंद हैं क्योंकि मैं खुद इतना सक्षम नहीं था। जब मैं छोटा था, मेरा परिवार गरीब था, इसलिए मुझे कभी भी उचित शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। जब मैं लगभग 7 या 8 साल का था, तब मैंने थोड़े समय के लिए एक निजी स्कूल में पढ़ाई की थी। लेकिन इतने वर्षों के बाद मैंने जो कुछ भी सीखा था, वह लगभग भूल गया हूँ। अब मैं केवल अखबार ही पढ़ पाता हूँ। कौन सी चीज़? अशासकीय स्कूल। गुओ एक बार फिर भ्रमित हो गया, लेकिन इस डर से कि वह मूर्ख दिखाई देगा, उसने इसे अपने तक ही सीमित रखा। ओह, हम यहाँ हैं। ओल्ड वू जयकार करता है। गुओ ने अपना सिर ऊपर उठाया और एक विशाल चिन्ह देखा जिस पर दरवाजे पर मानव संसाधन लिखा था। एक सफेद विमान पर लाल अक्षर थे, जो बहुत ही भयानक लाल भी था। गुओ ने सोचा कि यह लाल इतना अजीब और संदिग्ध क्यों लगता है, और उसे आश्चर्य हुआ। उसे एहसास हुआ कि शब्द ऐसे दिखते हैं जैसे वे सूखे खून से लिखे गए हों। ओल्ड वू ने दरवाज़ा खटखटाया। लिटिल वन, क्या आप अंदर हैं? हमारे पास आज एक नवागंतुक है। क्या मैं आपको उसकी रोजगार प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए परेशान कर सकता हूँ? कुछ देर की खामोशी के बाद एक बेहद धीमी महिला आवाज ने कहा, मैं आ रही हूँ। आवाज बहुत दूर लग रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के कानों के पास ही तैर रही हो। गुओ को तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। दिन के इस समय आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें लिटिल गुओ, लेकिन आप देखिए, लिटिल वांग बिल्कुल मेरे जैसा है।
हम केवल रात की पाली कर सकते हैं, इसलिए रोजगार प्रक्रियाएं केवल इसी समय के आसपास की जा सकती हैं। पकड़ना, उसका क्या मतलब था? केवल रात्रि पाली ही कर सकते हैं। पकड़ना, उसका क्या मतलब था? केवल रात्रि पाली ही कर सकते हैं। गुओ को असहजता महसूस होने लगी और उसकी हड्डियों में ठंड की एक और लहर दौड़ गई। डर से कांपते हुए उसने पास से गुजर रहे एक मजदूर पर नजर डाली और तुरंत भय से मंत्रमुग्ध हो गया। गुओ ने स्पष्ट रूप से वर्दीधारी कर्मचारी को तेजी से गलियारे में हवा में उड़ते हुए देखा। वह उसके कोई पैर नहीं थे। दरवाजा एक तेज चीख के साथ खुला और सफेद पोशाक में एक युवा लड़की दरवाजे पर आई और उसने धीरे से पूछा, क्या आप नोटिस पत्र और अपना पहचान पत्र लाए हैं? कमरे से ठंडी हवा का एक झोंका तेजी से बाहर आया। गुओ को ऐसा लगा जैसे उसका दिल फटने वाला है और धड़कना बंद कर देगा। उसे डर था कि अगर वह अब नहीं बोलेगा तो शायद जिंदगी भर दोबारा नहीं बोल पाएगा। उसने अपनी सांस रोकी और धीरे धीरे अपना सिर उठाया। बेदाग सफेद पोशाक को देखते हुए लड़की की नंगी गर्दन पर रुक गया। एक सेकंड बाद गुओ ने कर्कश आवाज निकाली, जैसे कि उसका गला घोंट दिया गया हो। उसका जबड़ा खुला रह गया, लेकिन वह एक भी चीख नहीं निकाल सका। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे बाहर आ जाएंगी। उसके हाथ पैर डर गए थे और वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया, जैसे कि उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। उसने देखा, उसने लड़की की गर्दन पर एक लाल रेखा देखी। यह एक हार नहीं था, बल्कि एक रेखा थी जो उसकी त्वचा में गहराई तक धंसी हुई थी। एक कसकर सिल दी गई रेखा जिसने उसके सिर को उसकी गर्दन से जोड़ दिया था। एक बर्फीला हाथ गुओ के कंधे पर पड़ा और ओल्ड वू ने पूछा, यो लिटिल गुओ, तुम ठीक कर रहे हो? गुओ ने पीछे मुड़कर ओल्ड वू का पीला कागजी चेहरा और विशाल मुंह देखा। प्रमुख से मुलाकात। वह भूतों से मिलना पसंद करेगा। शायद ये कर्म का प्रतिफल था। 2 सेकंड बाद गुओ बिना कोई आवाज किए बेहोश हो गया। उसका जमे हुए शरीर फर्श पर सीधा पड़ा हुआ था। उसके चाचा ने वास्तव में उसके लिए एक उल्लेखनीय नौकरी ढूंढी थी।